बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट डिस्कस कि ऑप्टिक्स से क्या मुराद है। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट यानी कि रोशनी के बारे में जो स्टडी है, उसकी खसूसियात के बारे में जो स्टडी है, हम उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। अब आमतौर पर जो ह्यूमन आई है, ये किसी चीज को तब देख पाती है जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर दोबारा स्ट्राइक बैक करे, आंखों में वापस आए, तो तब हम उस लाइट को देख पाते हैं। ना सिर्फ आंख, बल्कि जो जितने भी कैमराज हैं, जितने भी लेंसेज हैं, वो इस बात पे ऑपरेट करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आंखों में जाए या कैमरे में जाए, तो आप उसको देख सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि सूरज है, या कोई लाइट बल्ब है, या जुगनू है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट है, जो अपनी ही लाइट को अमिट करते हैं, और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लुमिनेंस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहते हैं। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो वो किसी और सोर्स से आने वाली लाइट जब उन पे फॉल करती है, उनसे रिफ्लेक्ट होती है, तो तब हम उनको देख पाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स, सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि जितने भी हमारे पास कुर्सी, मेज, कलम वगैरह जो कुछ भी है। अब जो नॉन लुमिनेंस ऑब्जेक्ट है, जब उन पर लाइट पड़ती है, तो लाइट रे जब उनसे टकरा कर हमारी आंखों में आती है, तो हम उनको देख पाते हैं। तो जो ये लाइट उनसे टकराती है, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी की जो सारी स्टडी है कि वो लाइट कैसे आती है, कैसे टकराती है, कौन से लॉज जो है वो उसको गवर्न करते हैं, कौन सी टर्म्स जो है वो उसके साथ एसोसिएट है, उन सारी चीजों की जो स्टडी है, वो सारी की सारी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें ऑप्टिक्स यानी कि लाइट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी ज्योमेट्री है, यानी कि उनके मेजरमेंट्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इन लॉज पर ऑपरेट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो एसोसिएट है लाइट की रिफ्लेक्शन या लाइट का ये जो प्रोसेस है सारा किसी चीज को देखने का, हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट आ रही होती है, जो लाइट किसी सोर्स से निकल रही है किसी ऑब्जेक्ट पर टकराने के लिए, उस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और उसके बाद जब वो जिस पॉइंट पर टकराती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जिस एंगल पे आके टकराती है, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये तीनों चीजें जो है वो इंसिडेंस से रिलेटेड थी। इंसिडेंट रे, द अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट, अच्छा ये रिफ्लेक्टेड के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंसिडेंट रे वो रे है जो आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर टकराने के लिए, जिस एंगल से आगे टकराएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर आगे टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद जब वो लाइट रे उस पॉइंट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, तो हम उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, हम उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या थीटा आर कहते हैं। थीटा आई से मुराद एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और थीटा आर से मुराद जो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और जिस पॉइंट पर वो टकरा रही है, उस पे जो 90 डिग्री की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जिसका एंगल किसी प्लेन के साथ 90 डिग्री का बन रहा हो, हम उसको नॉर्मल कहते हैं। अब इसी को हम रे डायग्राम यानी कि सिर्फ लाइनों की सूरत में जाहिर करें, तो कुछ इस तरह से ये बनती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी शराइत है, कौन से लॉज हैं जो फुलफिल होना जरूरी है, कि जब वो फुलफिल होंगे तो तब वो लाइट जो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मस्ट बी lie in the same plane। कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ये देखिए एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है। पहला रूल है ये। सेकंड लॉ इज द एंगल ऑफ इन रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। तो जब ये दो लॉज फुलफिल हो, तो तब हम ये कह सकते हैं कि लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और नॉर्मल जब वो एक ही प्लेन पर हो, और सेकंड ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपस में बराबर हो। अच्छा जी, ये तो बात होगी जो लाइट है उसके बारे में कुछ। अब जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर किसी आंख में जाती है तो ऑब्वियसली कोई इमेज बनती है, किसी स्क्रीन पे जाती है तो कोई इमेज बनती है। अब उस इमेज की जो कुछ एसोसिएशंस हैं, जो उसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट है, हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है जी? द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि इमेज के साइज की ऑब्जेक्ट के साइज से जो रेशियो है हम उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है तो उसकी रेशियो 1 होगी, दैट मींस कि कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, ओरिजिनल इमेज है। बट अगर जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो उसकी निस्बत जो इमेज का साइज है वो ज्यादा आता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये मोर देन 1, ये रेशियो जो है 1 होगी, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, दैट मीन इमेज बड़ा बनेगा। इसी तरह अगर इमेज का साइज छोटा बनता है तो उनकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम आएगी वो रेशियो, और हम कहेंगे कि इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से लेस है। तो इस तरह जो इमेज का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी। उसके बाद आ जाते हैं द एटीट्यूड ऑफ एन इमेज। एटीट्यूड ऑफ इमेज क्या होता है कि इमेज इज ओरिएंटेड द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट, कि क्या इमेज जो है वो जिस तरह था वैसा ही बना है। यानी कि अगर यहाँ पर इस हैंड में ये मेरी फिंगर्स अपवर्ड है, तो क्या जो इसका इमेज बना है उसमें भी फिंगर्स अपवर्ड ही है, इसको हम अपराइट कहते हैं। या अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड इमेज है, इसको हम एटीट्यूड ऑफ इमेज कहते हैं कि इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है। थर्ड इज द इमेज लोकेशन और पोजीशन। अब लोकेशन और पोजीशन जो है, इमेज को हम लोकेट कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल डिवाइस, कि आपका जो इमेज है वो ऑप्टिकल डिवाइस अब जो भी यूज करें, कोई माइक्रोस्कोप यूज करें, कोई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, उससे इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो, और मिरर या लेंस जो भी है उनसे जो डिस्टेंस होगा उससे हम इमेज की जो लोकेशन है या पोजीशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाती है जी इमेज की टाइप। इमेज की अब जी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द रियल इमेज, सेकंड वन इज द वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? कह रहे हैं जी कि अगर जो इमेज है वो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग बने, यानी कि अगर जो इमेज है उसकी पोजीशन जो है वो स्क्रीन से बाहर दूसरी साइड पर, यानी स्क्रीन से अगली साइड पर बने, तो इमेज रियल नहीं होगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगा। और अगर ये स्क्रीन से पीछे बने तो वो एक रियल इमेज होगा। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो इमेज है वो स्क्रीन से आगे या स्क्रीन से पीछे, यानी कि मिरर से आगे या लेंस से आगे या लेंस से पीछे कैसे बनता है, उसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली सिर्फ बात ये है कि अगर जो इमेज है वो ऑन स्क्रीन जो है फोकस पॉइंट पर, अगर हम स्क्रीन रखते हैं और फोकस पॉइंट से अवे बनता है तो हम उसको विजुअल कहते हैं, अगर उसके ऊपर बनता है तो हम उसको रियल इमेज कहते हैं। अच्छा जी, अब जो वेरी सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे सिंपलेस्ट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट आर स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, कि आप एक स्फीयर लें और उसमें से एक छोटा सा चंक, छोटा सा पीस जो है वो निकाल दे तो वो थोड़ा सा से कर्व्ड पीस बना होता है, थोड़ा सा कर्व्ड पीस होता है। इस कर्व्ड पीस को हम, इस सेक्शन ऑफ स्फीयर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब इसकी पॉलिश सरफेस की बेस पर, पॉलिश सरफेस की बेस पर हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज known as the concave mirror and second is convex mirror. Concave mirror first one, और जो second है that is called convex mirror. अब उनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप convex mirror जो concave mirror है उसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश्ड हो, यानी कि इसकी एक्सटर्नल साइड जो है वो पॉलिश्ड हो, इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। और अगर इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड हो तो इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अच्छा जी, अब इनके साथ भी कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएट है, उनमें आप देखें कि जैसे कि हमने कहा था कि जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है, वो पार्ट ऑफ द स्फीयर होता है, यानी कि वो किस तरह कर्व की शेप में होगा।
तो अब इसके साथ जो टर्म्स है, अब वो जो कर्व है वो किसी ना किसी पूरे सफियर का हिस्सा होता है। तो ये मिरर जिस सफियर का हिस्सा होता है, उस सफियर से का जो रेडियस बन रहा है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और वो जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर कर मिरर, अच्छा, जो मिरर के पॉइंट को आकर टच करती है जिसको पोल या वर्टेक्स कहते हैं, तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरकर पोल या वर्टेक्स को टच करे उसको प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो डायमीटर बनेगा उस स्फीयर का, जिस स्फीयर का वो हिस्सा है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर जिसमें से हमने वो मिरर का पार्ट लिया है। इसी तरह सेंटर ऑफ दैट स्फीयर जिसका हमने वो पार्ट लिया इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस जो डायमीटर है उसका, यानी कि वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में मिलाती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के साथ एसोसिएट होती है। अब हम जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है और उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोकस पॉइंट को और फोकल लेंथ को। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जो हमारे पास कनकेव मिरर है, यहां से हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट आती है जो पॉइंट ए पर आकर स्ट्राइक करती है और वो एक एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब मैथमेटिकल एक आइडेंटिटी है कि अच्छा, ये इस लाइन से हमने मिला दी और ये जो हमारे पास जो डॉटेड लाइन है दरमियान में, इसको हम उसका नॉर्मल कहते हैं और ये डॉटेड लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। ठीक है जी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी है कि किसी लाइन का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। अब इस डॉटेड लाइन जो हमारा नॉर्मल है, इसके साथ ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ये इस लाइन का एक्सटर्नल एंगल बनता है और ये वाला जो है ये इसका इंटरनल एंगल बनता है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को लेट्स सपोज हम कह देते हैं ACF। अब इसके अंदर हमने इस एंगल और इस एंगल को आपस में इक्वल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी है एक आइसोसेल्स ट्राइंगल की। तो आइसोसेल्स अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी ये जो CF लेंथ है ये AF लेंथ के इक्वल होगी। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर हम इस एंगल को स्मॉल करें तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो वो करीब आता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट है फॉर स्मॉल जो एंगल्स के लिए ये इतना करीब आ जाएगा कि CF जो है, ये CF जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगी AF लेंथ के और ये AF लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी PF लेंथ के। तो विच मीन्स कि ये जो PF लेंथ है ये हाफ ऑफ CP है, यानी कि जो PF लेंथ यहाँ पर बन रही है वो 1/2 CP है, ये CP है। अब CP हमारे पास क्या है, ये CP हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। CP हमारे पास क्या है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/2। तो ये जो हाफ बन रहा है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं और इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं इस मिरर का, यानी कि वो पॉइंट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट से पोल तक का जो फासला होता है, मिरर पोल तक का जो फासला होता है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं और स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं। और ये फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ओके जी, फर्दर ये तो था फोकल लेंथ फोकल पॉइंट कनकेव मिरर का। सिमिलर इज द केस, ये मैं आपको बता चुका है, फिजिकल 1/2R। अब हम बात कर लेते हैं जी कन्वेक्स मिरर की। अब कन्वेक्स मिरर में वही अगेन हमारे पास ये इंसिडेंटल रे है और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ रिफ्रैक्टेड रे को भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे एक्स्ट्रा प्लॉट होगी, ये हमारे पास नॉर्मल जो है वो एक्स्ट्रा प्लॉट हो गया। अब अगेन रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। ये इसके एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, सेम वही बात है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगी, दो साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल होंगी तो फॉर स्मॉल एंगल्स जो ए एफ है वो सी एफ के इक्वल होगा, ए एफ सी एफ फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए जो पी एफ है ये भी इक्वल हो जाएगा। और तो इस तरह ये जो लेंथ है पी एफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ एंड दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ये मिरर से इस तरफ है बट उसका फोकस पॉइंट मिरर की दूसरी तरफ है। दैट इज व्हाई इस केस में जो फोकल लेंथ हम लेते हैं उसके साथ माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है। अभी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन मिरर्स को दो नाम भी देते हैं और जिसकी वजह से हम जो कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर हमने एक लाइट ड्रॉ की थी, तो कनकेव मिरर में जो सारी की सारी लाइट है वो एक ही पॉइंट पर आके जिसका फोकस पॉइंट है वहां पर आके इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट के ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जितनी लाइट उस पर पड़ रही है यू कैन सी वो उसको डिस्पर्स कर रहा है, वो उसको फैला रहा है, उसको डिफरेंट पॉइंट पर फैला रहा है और उसका फोकस पॉइंट ऑपोजिट साइड में बनता है। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो जो हमारे पास कनकेव मिरर है ये एक कन्वर्जिंग मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरह की जाती है, अगर किसी लेंस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो उससे जो उसका इमेज है वो कैसे बनेगा, कहां बनेगा, किस तरह बनेगा, उसके लिए आप इस डायग्राम पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें आप करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो इमेज है उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर लेते हैं और ये फर्ज करिए एक एरो की सूरत में मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट से चार रेज जो है वो लेंगे, चार रेज, वैसे तो जरूरत भी बनाई जा सकती है बट ये चार वो मेजर रेज है जो इस पूरी इमेज की जो फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। मेजर जो हमारी प्रिंसिपल लाइंस है वो ये वाली है। बट इसमें जो एडिशनल जो रेज है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं बट ये हमारी जो रेज है ये हमारी प्रिंसिपल रेज है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ड्रॉ हो रही है, देखिए पहली रे, ये जो रेड लाइट वाली रे है ये आप लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, जो पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करेगी। अब पैरेलल टू इसके आएगी अपना प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आप लेंगे, सेकंड रे जो है ओके जी, सेकंड रे जो आप लेंगे वो इस तरह लेंगे कि वो उसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई उसके साथ स्ट्राइक करेगी और ये भी पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होगी, यानी जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी वो उसके पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड जो आप रे लेंगे वो आप फॉल करवाएंगे पॉइंट पर जो उसका पोल है, जो मिरर का पोल है उस पर आप फॉल करवाएंगे और वहां से अगेन अब इसके लिए जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल बन जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर इस पॉइंट में से गुजरेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और जो रे है वो आप इस पॉइंट पर लेंगे, वो इसके बिल्कुल किनारे पर टकराएगी और ये उसी डायरेक्शन में ही वापस आ जाएगी। अब जिस पॉइंट पर आके ये चारों रेज इकट्ठी हुई हैं, यहां से आप जो उसकी, चूंकि अपने चारों रेज जो है वो उसके एरो के टॉप से लिए, तो जहां पर ये चारों रेज आके इकट्ठी हुई है वहां पर हम कंसीडर करेंगे एरो का टॉप है और ये जो प्लेस है इसको हम कहते हैं ये प्लेस है इमेज की, यहां पर जो इमेज है वो फॉर्म होगा और इस पॉइंट पे आप इमेज की लोकेशन जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि ये पॉइंट हमने स्टार्ट लिया था हेड ऑफ द एरो से, तो जहां पर ये स्ट्राइक कर रही है रेज तो वहां पर भी एरो हेड बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इस एरो हेड के साथ आप इसको नीचे भी तो बना सकते हैं, नीचे भी तो बना सकते हैं एरो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको स्टार्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस से,
दैट मीन जो ऑब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अब एरो हेड इधर है तो ये इसके इन्वर्टेड बनेगा। दैट मीन कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है उससे जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, अपसाइड डाउन बनेगा। अब सिमिलरली हम जो कनकेव कन्वेक्स मिरर है उसमें से भी इमेज अगर ट्रेस करें तो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हम चार वैसे ही रेज लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक को हम फोकस पॉइंट में से गुजारेंगे, एक को हम पोल में से गुजारेंगे, और एक को हम किसी भी डायरेक्शन में गुजारेंगे। अब ये यहाँ से चारों रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो हम इन रेज को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं और ये सारी की सारी जो है वो इस पॉइंट पर बिफोर द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इकट्ठी हो जाती हैं। अब अगेन चूंकि हमने जिस तरह एरो इधर बनाया तो ये हमारी जो लोकेशन है जहां पर ये चारों रेज इकट्ठी होंगी वो हमारी लोकेशन बन जाएगी इमेज की। तो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट रेज की मदद से। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है कि इसमें पड़ने वाली सारी की सारी लाइट को वो उसके प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठा कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बहुत सारे कंट्रीज के अंदर कुछ इस तरह के मिरर्स लगाए जाते हैं और उनका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वहां से एक पाइप गुजारा जाता है। तो जब लाइट इस पे फॉल करती है वो सारी की सारी ये जो मिरर है लाइट को फोकस कर देते हैं उस पाइप में, और उस पाइप के अंदर से पानी गुजर रहा होता है और उस कन्वर्जिंग लाइट की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द पीपल यूज दैट स्टीम टू रन द टर्बाइंस, और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह जनरेट करके कंट्रीज की जो जरूरत है उसको पूरा किया जाता है। इस तरह जो बीम ऑफ हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की या बाइक मोटर बाइक्स की वो भी कन्वर्जिंग होती है। उनमें आपने देखा होगा कि सेंटर में एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब से निकलने वाली रोशनी को वो जो उसके पीछे कनकेव मिरर लगा होता है, वो डोम जो लगा होता है वो सारी लाइट को कन्वर्ट करके बीम की सूरत में दिखाता है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी मिरर इक्वेशंस की। तो मिरर इक्वेशन असल में एक रिलेशनशिप है एक रिलेशनशिप है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम जो रेज की मदद से इमेज की लोकेशन या उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रेज ड्रॉ करें और रेज ड्रॉ करने के बाद स्केल की मदद से उसको कैलकुलेट करें, बट ये बहुत टेक्निकल काम है। इसके लिए इसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है क्योंकि मेजरमेंट्स के अंदर, स्केल रीडिंग के अंदर ड्रॉ करते वक्त कहीं पे कुछ भी हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी, एक मैथमेटिकल रिलेशन भी है जो इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकता है, और उस रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और द इमेज डिस्टेंस फॉर अ गिवन मिरर कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं जी मिरर इक्वेशन। उसको मिरर इक्वेशन कहते हैं। अब मिरर इक्वेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वन बाय वन उनको देख लेते हैं जी। फर्स्ट थिंग इज एफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, second is h naught या ho, both is the height of the object, h1 the height of the image, d naught the distance of the object from the mirror, di the distance of the image from the mirror, and m is the magnification of the image। यानी कि ये पांच फैक्टर्स हैं। फोकल लेंथ है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, और लास्ट में जो मैग्निफिकेशन है। इन सारी चीजों का जो रिलेशनशिप है उसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, फर्दर मूव करते हैं जिस मिरर इक्वेशन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए एक रिलेशनशिप बनाते हैं किस तरह से। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आपके पास ये एक डायग्राम दी गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट फॉल करती है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें हम सिर्फ एक सिंगल रे ले रहे हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जी, ये एरो जो यहाँ पर दिखाया गया ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। इस एरो के हेड से जो लाइट है वो इसके पोल पर स्ट्राइक कर रही है और पोल से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर आ रही है। तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर आके उसका जो वो इमेज बनता है। अब इस जगह पर आप जो ऑब्जेक्ट की हाइट और जो इमेज की हाइट है उसके रिलेशन को आप उनके डिस्टेंस की मदद से जो वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप उस रिलेशन को देख सकते हैं, एच नॉट ओवर एच आई इज इक्वल डी नॉट ओवर डी आई, मतलब ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है
उसको उसके डिस्टेंस से आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन। अब फर्दर मूव करें। अब इसके अंदर ये हमारे पास यहां से लेकर इस ऑब्जेक्ट से लेकर जो मिरर तक का डिस्टेंस हमने डी ओ से डिनोट किया, और उसके बाद जो हमारे पास इमेज से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस उसको डी आई से डिनोट किया। और इसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगेन हम एक इमेज ले रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें लाइट जो है वो फोकस पॉइंट पे से गुजर रही है, और यही दोनों में से डिफरेंस है कि यहाँ से लाइट हमने फोकस पॉइंट में से गुजारी है। तो इस सूरत हाल में आप देखें जो ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस है डी नॉट, और इधर से इसका जो डिस्टेंस है वो डी आई है। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स और इस इमेज के अंदर भी आप देखिए कि दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आइसोसेल्स ट्रायंगल्स डिक्लेयर होंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब ये है कि इनकी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। दैट इज व्हाई हम ये जो आपस में इनकी कॉमन साइड है, इस साइड की बात करें, ये जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, इस साइड की बात करें, एक ट्रायंगल ये बनती है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये बनती है। तो इसकी ये जो कॉमन साइड है ये हमारे पास डी नॉट है, और इसकी तरफ से ये कॉमन साइड जो वो डी आई बनती है। बट इस केस में आप देखें कि हमारे पास एक जो ट्रायंगल है वो ये बनती है और दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास ये बनती है। तो ये हमारे पास कॉमन साइड्स है। इन कॉमन साइड्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इस साइड को निकालना चाह रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस डी नॉट है और ये एफ है। तो डी नॉट में से एफ माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी ये वाली साइड आ जाएगी। सेम इज द केस विद दिस ट्रायंगल। अगर आप इस पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास सिंपल जो है वो एफ आ जाएगा। तो इन्हीं की मदद से जो ये दो रिलेशंस बनाए गए हैं, फॉर दिस डायग्राम एच नॉट ओवर एच आई इज इक्वल टू डी नॉट ओवर डी आई, बट फॉर दिस एच नॉट जो इमेज की जो हाइट है उसको हम जब डी नॉट के साथ करते हैं तो ये डी नॉट माइनस एफ होगा, और नीचे से जो इसकी इस ट्रायंगल की साइड बनती है दैट इज एफ। ये हमारे पास दो रिलेशन है और ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट की रेशियो को बताते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास डी नॉट ओवर डी आई इज इक्वल टू डी नॉट माइनस एफ ओवर एफ आ जाते हैं। ये दोनों साइड्स आ जाएगी। इनको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, रीअरेंज मैथमेटिकली करें तो हमारे पास जो ये एक रिलेशन जो है वो कैलकुलेट होता है, दैट इज 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर डी आई प्लस 1 ओवर डी नॉट, जहां पर f जो है वो फोकल लेंथ है, डी आई जो है वो डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द मिरर, एंड डी ओ जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज द मिरर इक्वेशन। ये फेमस रिलेशन है, इसको माइंड में रखें। जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में उसमें सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल होता है। अब जो रेशो होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट की, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, हम उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसको हम एम को हम लिख सकते हैं एच ओवर आई नॉट या डी आई ओवर डी नॉट, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन के लिए जो कन्वेंशन, जब ये इमेज बनती है तो इस इमेज की कैलकुलेशन के लिए कुछ कन्वेंशंस भी यूज की जाती है। वो कन्वेंशंस क्या है जो हमें बताती है इमेज की टाइप के बारे में, कि जब कोई लाइट फॉल करके उससे रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज बनाएगी तो इस इक्वेशन से जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम किस तरह पता लगाएंगे कि इमेज की टाइप क्या है, इमेज किस तरह का बना है, आया वो अपवर्ड है या अपसाइड डाउन है, रियल है या वर्चुअल है। उन सारी चीजों के लिए कुछ कन्वेंशंस यूज की गई हैं जो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट इज डी नॉट इज पॉजिटिव फॉर ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स जब बनेंगे तो डी नॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी डी ओ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो तब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। अच्छा, उसके बाद इमेज की बात करें, अगर डी एफ पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, ये एक रियल इमेज है। अगर डी आई जो है वो नेगेटिव है तो उसका मतलब ये क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगी। यानी कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो डी आई की वैल्यू जो अगर पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है, और अगर डी आई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम उसको एक वर्चुअल इमेज जो है वो डिक्लेयर करेंगे। उसके इमेज की एटीट्यूड की बात करें तो अगर जो हाइट ऑफ द इमेज है वो पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि वो एक अपराइट इमेज है। हाइट एच आई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो अपराइट इमेज है, और अगर उसकी वैल्यू एच आई की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे वो एक इन्वर्टेड इमेज है। इस तरह फोकल लेंथ के लिए, जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए
नेगेटिव होती है। तो साइंस जो है एफ आई एफ की, डी आई की या डी ओ की, इनके जो साइंस है वो हमें डिक्लेयर करेंगे कि इमेज की जो वो टाइप क्या होगी, वो रियल है, विर्चुअल है, इन्वर्टेड है या अपसाइड डाउन है। यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि जो एक प्लेन मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, बट एक कनकेव मिरर के लिए इमेज का साइज ज्यादा होता है, इनका मैग्नीफिकेशन ज्यादा होती है, और कनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन कम होती है, इमेज का साइज है वो छोटा हो जाता है। अच्छा, ये जो बातें आगे हमने की हैं ये एक टेबल की फॉर्म में दी गई है कि एक प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो एफ होती है, और डी ओ डी आई और एम जो है उसके बारे में उन्होंने बताया गया कि प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होती, साइज जो है सेम होता है। कनकेव की बात करें, फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी, अगर वो आर से बड़ा होगा तो रिड्यूस इन्वर्टेड। मतलब ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बता रहा है कि आर, डी, एफ और डी नॉट और डी आई की जो वैल्यूज है उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनके बड़ा छोटा प्लस माइनस होने की वजह से जो रिजल्ट्स होंगे इमेज के वो क्या होंगे, वो सेम होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वो इन्वर्टेड है, अप स्ट्रेट है, वो सारी की सारी कंक्लूजन जो है वो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी, नीचे एक एग्जांपल दी गई है। अगेन यहाँ पर उन्होंने एक कनकेव जो स्पून है, स्पून की साइड दिखाई गई, उसकी जो कनकेव साइड है उसकी उन्होंने फोकल लेंथ दी हुई है, और उन्होंने कहा इमेज का डिस्टेंस अगर 1 2 3 4 ये दिए गए हैं वो, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो उससे कितना होगा। तो हम सिंपल जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो इमेज रियल है, विर्चुअल है, वो फोकल पॉइंट पर है या फोकल पॉइंट से अवे है। ये सारी सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन फार्मूलाज के पुट करके अब प्लस माइनस की वैल्यू की वजह से आप जो उनको बता सकते हैं। ओके जी, अगेन आगे कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, सो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। हम इसको ओवरलुक इसलिए कर रहे हैं कि हम डिस्कस यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए इनको ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि लाइट की रिफ्रैक्ट, अभी हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है जी, जब लाइट जो है डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, कब, जब मूव फ्रॉम अ मटेरियल टू एन अदर, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि लाइटर मीडियम से अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाए तो उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लाइटर मीडियम फॉर एग्जांपल हवा है, हवा से लाइट जो है वो चली जाती है किसी डेंसर मीडियम में जैसे कि शीशा या ग्लास है, तो जब इस तरह लाइट जो वो ट्रेवल करती है लाइटर से डेंसर मीडियम में तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और इस चेंज को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और अगेन जब रिफ्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं तो वही कुछ चीजें हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। इंसिडेंट रे जो लाइट अप्रोच कर रही है और जो रिफ्रैक्ट होकर जाएगी उसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पर लाइट जाकर टकराएगी, और उसके बाद नॉर्मल जो वहां से जो 90 की लाइन 90 डिग्री पे जो लाइन बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी वो पुरानी बातें हैं। यहाँ पर जो एक नई बात आई है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, मीडियम हैविंग अ ग्रेटर रिफ्रैक्शन इफेक्ट, यानी कि स्लोअर कर द स्पीड ऑफ लाइट को, द एक्चुअल डेंसिटी मे और मे नॉट बी ग्रेटर, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि रियल में भी उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो। कुछ मीडियम्स ऐसे हैं कि उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, बट उनमें जब लाइट एंटर होती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो हम यहाँ पर मेनली फोकस करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, विच मींस कि ऐसा मीडियम जब उसमें से लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। मतलब दो मीडियम्स में एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट तेजी से ट्रेवल करती है, और दूसरा मीडियम ऐसा है जिसमें लाइट जो है वो स्लोवर ट्रेवल करती है। तो जब तेजी से ट्रेवल करने वाले मीडियम में से लाइट स्लो स्पीड से मूव करने वाले मीडियम में जाती है तो लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है, लाइट की डायरेक्शन किस तरह से चेंज होगी, तो यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हैं एक लेजर लाइट है, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। तो जब ये हवा ऑब्वियसली एक लाइटर मीडियम है और ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट स्ट्राइक करेगी
इसकी बाउंड्री से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और यहाँ पर ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट जब लाइट होगी तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी अवे दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी। दैट मींस कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि लाइटर से डेंसर में जाते हुए। और इसी तरह अगर ग्लास डेंसर में से लाइटर मीडियम में जाती तो अगेन ये मूव किधर करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से परे, नॉर्मल से दूर जाएगी। दैट मीन अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह दो मीडियम में से ट्रैवल करते हुए लाइट अपना जो पाथ है वो चेंज करती है। और अगर हम इसको स्ट्रेट एंगल में से स्ट्रेट जो है ट्रैवल करती है लाइट, तो ऑब्वियसली कोई एंगल ही नहीं बना रही, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, तो कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, लाइट जो वो स्ट्रेट पाथ कर देगी। और इसी तरह जो हम ऊपर बात कर चुके हुए, ये हमारे पास था लाइटर से डेंसर में गए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और डेंसर से जब लाइटर में जाते तो अगेन अवे फ्रॉम। अब इन दोनों फिनोमिना को हम कंबाइन कर रहे हैं इस एक इमेज के अंदर। अब देखिए यहां से इंसिडेंट रे लाइटर से डेंसर मीडियम में गई, थोड़ा सा पाथ चेंज किया, और डेंसर से जब लाइटर में आई अगेन पाथ को चेंज कर दे। तो इस तरह एक ग्लास स्लैब में से जब लाइट गुजरती तो आप देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो कितनी चेंज हो चुकी हुई है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट उसके साथ जो चीज एसोसिएटेड है एक बड़ी प्रोनाउंस टर्म है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉरी, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by the speed of light in material is called the refractive index या index of refraction of the material। कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर ऑप्टिकली मीडियम डेंस हो जाता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मटेरियल्स मौजूद हैं हर एक में जो स्पीड की लाइट है वो डिफरेंट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में रेशियो है उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये मैक्सिमम स्पीड है और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। और जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ गैसेस हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं, सब के अंदर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। अब चूंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा है और कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम की निस्बत जो वो ज्यादा हो, दैट मींस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये सारी की सारी 1 से हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है जी? The product of index of refraction of the first medium and sine of the angle of incidence is equal to the product of index of the refraction of the second medium and the sine of the angle of the refraction। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हमारे पास एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट मटेरियल का साइन is equal to product of the refractive index of the second material and sine of the angle of incidence of that material। जो इनकी ये जो रेशियो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपस में हमेशा बराबर होगी। दैट मीन ये कांस्टेंट होती है ये प्रोडक्ट। इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की कैलकुलेशंस में काफी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आगे इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैविंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी, तो अगेन स्नेल्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्नेल्स लॉ की भी एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है रेड मून का कि अक्सर जो लूनर इक्लिप्स है उसके दौरान हमें जो चांद है वो सुर्ख नजर आता है। उसकी वजह क्या है? लूनर इक्लिप्स सब होता है जब जो जमीन है वो सूरज से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देती है चांद पे जाने के लिए। तो होता क्या है कि सूरज की लाइट जो है वो जमीन के किनारों से उसके एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होके वो रिफ्लेक्ट होके
जो चांद पर पड़ती है। अब मोस्टली जो हमारा जमीन का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जो ग्रीन और बाकी जो कलर्स हैं उनको डिस्पर्स कर देती हैं, और ज्यादातर जो लाइट चांद पर अप्रोच करती है वो रेड लाइट होती है, जिसकी वजह से जो हमें चांद है वो रेड नजर आता है, जिसको हम रेड मून भी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेना है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसकी बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, जिसको हम फर्दर देखते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है जी? नहीं जी, उसको समझने के लिए हमें वो जो रिफ्रैक्शन है उसको थोड़ा सा माइंड में लाना होगा। जैसे हमने रिफ्रैक्शन में बात की थी कि अगर हम जब एक लाइट को किसी डेंसर मीडियम से लाइटर में जाती है तो लाइट क्या करती है, थोड़ा सा मीडियम से अवे मूव करती है। अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको बढ़ाएं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मजीद बढ़ जाएंगे। अगर हमने ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मजीद बढ़ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाने से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री। यानी कि ये एक ऐसा इंसिडेंट रे है, ऐसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बिल्कुल जो दूसरा मीडियम है उसकी बाउंड्री के साथ ट्रेवल करेगी। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बन जाएगा जी 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, थीटा आर, सॉरी थीटा सी। थीटा सी ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है इंसिडेंस का, सॉरी ये वाला जो एंगल है थीटा सी, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाउंड्री के साथ 90 का एंगल बना ले, नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना ले, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर हम इस एंगल को इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, लाइट विल बेंड बैक टू दैट सेम मीडियम, कि अब अगर इन एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाएंगे तो वो लाइट दोबारा रिफ्रैक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब क्रिटिकल एंगल के लिए आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं। अब देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यहाँ पे n1 जो है वो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 जो है वो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये पहला हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास दूसरा जो एंगल है दूसरे मीडियम का। तो ये एंगल तो हमारे पास आ गया जी थीटा सी। अब दूसरा एंगल क्या हमारे पास, ये हमारे पास है जी 90, तो साइन 90, साइन 90 क्या होता है जी 1 होता है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, n1 sin थीटा सी इज इक्वल टू n2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाता है दैट इज sin थीटा सी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। और अगर यहां से हम थीटा सी क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स n2 ओवर n1। तो इस तरह से हम जो दो मीडियम्स के दरमियान क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मालूम हो तो हम उनका क्रिटिकल एंगल जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एंगल पर जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अब हमारे पास दो कंडीशंस बन चुकी हैं। फर्स्ट वन इज द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम इनटू एन ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम। कि लाइट जो है वो डेंसर से लाइटर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शर्त है कि थीटा सी से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे उसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल है, आप सिंपली वैल्यूज पुट करके, जैसे हमने थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n ओवर n, और ये ऑक्सीजन और एयर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, तो जो हवा और ग्लास की सूरत में जो क्रिटिकल एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 41.8 डिग्रीज। कि अगर आप ग्लास और हवा के दरमियान टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है
वो 41.8 से ज्यादा रखना पड़ेगा। 41.8 क्रिटिकल एंगल है और 41.9 पे जाकर वो जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी दोबारा उसी मीडियम के अंदर। पानी और गैस के वाले से, यानी कि पानी और हवा में से, यानी कि पानी से आप पानी के अंदर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 62.5 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 62.5 जो वो क्रिटिकल एंगल है। अच्छा जी, अब इसकी एक एप्लीकेशन है क्रिटिकल एंगल की, वो हमारे पास है जो ऑप्टिकल फाइबर, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए भी और बहुत सारी इसकी वाइड रेंजेस है जिसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मैं आपको उसके इमेज के थ्रू बताता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास एक बेंट जो वो ग्लास ट्यूब होती है जिसके हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से जो लाइट के सिग्नल उसको ट्रेवल करवाते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं। इंटरनली ये जो हिस्सा है, ये जो अंदर जो ग्लास की ट्यूब है इसको हम कोर कहते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है इसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और लास्ट में जो ऊपर हिफाजती कोटिंग होती है उसको हम जैकेट कहते हैं। अब होता क्या है कि इस जो अंदर ग्लास ट्यूब होती है या ग्लास की कोटिंग, प्लास्टिक भी हो सकता है ग्लास भी हो सकता है, इसके अंदर हम लाइट को इस एंगल के साथ जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हुए उसके अंदर जो वो इंसर्ट करवाते हैं, और वो लाइट जो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाते हुए दोबारा उसी ट्यूब में आ जाती है, और इस तरह ये स्ट्राइक बैक करते हुए उसी ट्यूब के अंदर रहती है। और इसकी जो आगे फर्दर एप्लीकेशंस आपने जो ऑप्टिकल फाइबर वाला जो शो पीस है वो आपने देखा होगा जिसके अंदर लाइट जो वो बड़े अच्छे तरीके से गुजरी होती है। इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होता है, वो ट्यूब की सूरत में जो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ऑप्टिकल फाइबर के लाइट भेजी जाती है, जिसके बाद सर्जरी जो करना है उसके एडवांस मेथड आ चुके हैं। इसी तरह एक एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है इसके मेडिकल के डायग्नोस्टिक के अंदर, उसके अंदर भी हम एक ऑप्टिकल फाइबर की मदद से कैमरा इंसर्ट करके पूरी बॉडी के अंदर जो वो एग्जामिन कर सकते हैं कि कहां पर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब एक प्रिज्म क्या होता है जी? प्रिज्म आप जैसे कि यहाँ पे इस शेप में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। इसकी थ्री साइड्स जो पॉलिश्ड होती है, रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं तीन, और इसका अपर और बॉटम जो है वो एक ट्रायंगुलर सर्फेसेस होती हैं, और बाकी जो चारों साइड्स होती हैं तीनों साइड्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, पॉली सर्फेसेस होती हैं, जिसमें से जब लाइट है वो ट्रेवल करती है तो उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। अब इसमें होता क्या, जब लाइट जो है वो इंसिडेंट रे जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर में, अब ग्लास का बना होता है प्रिज्म तो एक डेंस मीडियम है, जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो इट विल ट्रेवल अवे, स्लाइटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगेन जब लाइट अगेन डेंसर से लाइटर में जाएगी तो फिर थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेंगे। तो इस तरह जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है उसके पाथ में डेविएशन आ जाती है, और इस डेविएशन को हम एंगल ऑफ डेविएशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल से जितना वो हट चुकी हुई है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और सेकेंडली प्रिज्म के अंदर से जो लाइट है वो अपना एक स्पेक्ट्रम बनाती है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो अब हर कलर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब डिफरेंट होता है तो हर कलर का पैटर्न जो वो डिफरेंट बनता है, और ये जो कलर बैंड है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन कहते हैं। जब व्हाइट लाइट इसमें से पास करती है तो वो डिस्पर्स कर जाती है, और इसकी वजह क्या है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर कलर के लिए वेव के लिए डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से लाइट जो वो डिस्पर्स कर जाती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।